बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस साल दाऊद यूनिवर्सिटी की टेस्ट देने जा रहे हैं और उनको मसले आ रहे हैं, टेस्ट किस तरह आता है, कहाँ से आता है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो 4 दिन बचे हैं। लेट्स क्रैक दाऊद यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस टेस्ट को आज इस वीडियो में हम क्रैक करेंगे और आई होप कि आप जो है अच्छे नंबर्स ले सकते हो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। 4 दिन बचे हैं, लास्ट वीक है 16, 17, 18, 19, 20 को तो आपकी टेस्ट है। जो है इसकी लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है, एक्सटेंड नहीं होगी टेस्ट और सेकंड फेज़ भी नहीं होता दाऊद का। तो जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया है उन्हीं लोगों के लिए है ये वीडियो। और नेक्स्ट ईयर फिर नेक्स्ट ईयर के जो लोग होंगे तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले पास पेपर्स की बात करते हैं। भाई पास पेपर्स यहाँ पर इसी यूट्यूब चैनल पे डेवलपर फैज़म शाह के नाम से आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप आ जाओ, यहाँ पर होम वीडियो और प्लेलिस्ट का जो सेक्शन है यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू 2024 के जो पास पेपर्स हैं व्यू फुल प्लेलिस्ट करोगे। ये लास्ट ईयर मैंने अपलोड किए थे, इस साल मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं वीडियो बनाऊँ, ये भी मैं अभी बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। ये पास पेपर्स हैं 2023 के। लास्ट ईयर के पास पेपर्स भी मेरे पास हैं लेकिन मैं उस पे भी वीडियो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि पास पेपर्स हम सॉल्व करेंगे तो वो याद कर लेते हैं क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए थे तो हम जो है ना पास कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, आपकी तैयारी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। और पास पेपर से क्वेश्चंस आते हैं लेकिन सारी टेस्ट नहीं आती, एक दो क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा दूसरे जो क्वेश्चन हैं वो रिलेटेबल होते हैं। रिलेटेबल कैसे बताता हूँ यार। 2023 में इन्हीं पास पेपर में एक क्वेश्चन है जीके का कि पाकिस्तान जो है अपना पाकिस्तान के साउथ में क्या है या वेस्ट में क्या है, ठीक है, कौन सा कंट्री है या ओशन है या क्या है, ठीक है, पाकिस्तान के इस साइड पे कौन सी कंट्री है या क्या चीज़ है। तो ये चीज़ पाकिस्तान की मैप से आया, ठीक है, पाकिस्तान की मैप से आया, पाकिस्तान के बॉर्डर से आया कि पाकिस्तान के साउथ में कौन सा कंट्री है। यही क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था इस तरह कि पाकिस्तान शेयर्स इट्स लार्जेस्ट बॉर्डर विथ, पाकिस्तान अपना लार्जेस्ट बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है, वो इंडिया है, उसका आंसर इंडिया है। तो पाकिस्तान की मैप से ही एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया दो डिफरेंट तरीक़ों से। इसी तरह लास्ट ईयर जो मुझे क्वेश्चन मिला था, पास्ट पेपर्स तो अभी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, लेकिन एक पास्ट पेपर रिपीट होते हैं कि नहीं होते वो बता रहा हूँ अभी। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन शिफ्ट्स में होती है टेस्ट, तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन बताया कि जीके का, उससे पूछा गया था कि पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप कब जीता, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, ठीक है, तो उसका आंसर था 1992 में। फिर उसी क्वेश्चन को उन्होंने चेंज किया, चेंज ऐसे किया, क्वेश्चन सेम है लेकिन उन्होंने पूछा कि टी20 वर्ल्ड कप, ऑप्शंस भी सेम है, हर चीज़ सेम है, लेकिन दूसरी शिफ्ट में उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप पूछ लिया। पाकिस्तान ने अपना आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप कब जीता था, भाई वो जीता था 2009 में। तो ये एक क्वेश्चन दो तरीक़ों से, तो इस तरह क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, टॉपिक सेम होता है। तो ये पास पेपर्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई इन इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम टेस्ट पैटर्न तो देख लें कि भाई दाऊद का टेस्ट आता कहाँ से है, क्योंकि टेस्ट को क्रैक करने के लिए टेस्ट को समझना बहुत लाजमी है कि टेस्ट आता कहाँ से। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। तो भाई दाऊद यूनिवर्सिटी ने अपने टेस्ट को दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक कंपलसरी है, एक ऑप्शनल है। अब कंपलसरी और ऑप्शनल ऑप्शनल का क्या मकसद है। अब कंपलसरी ऐसा सेक्शन है दोनों हिस्सों में। अच्छा, सबसे पहले कि दाऊद यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो 100 मार्क्स का आता है और इसमें कैलकुलेटर अलो नहीं होता और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, ठीक है। अब 100 मार्क्स को जो है दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, 50-50। 50 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपलसरी है, मतलब कि हर स्टूडेंट के पास वो सब्जेक्ट्स आएंगे, और 50 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड पे, मतलब आपने इंटरमीडिएट कौन से ग्रुप में किया है।
उस पे। अब कंपलसरी कौन से सब्जेक्ट्स हैं? कंपलसरी में आ जाती है आपके पास इंग्लिश। इंग्लिश के 25 एमसीक्यूज है, एनालिटिकल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज हैं, जनरल नॉलेज के 15 एमसीक्यूज हैं। ये सारे तमाम स्टूडेंट्स जो भी टेस्ट देंगे उनके पास ये 50 क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग का हो, चाहे प्री मेडिकल का हो, चाहे कंप्यूटर साइंस का हो, आर्ट्स का हो, या किसी और ग्रुप से बिलोंग करता हो, कॉमर्स वगैरह। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के पास ये 50 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इंग्लिश के 25, एनालिटिकल रीजनिंग के 10, जनरल नॉलेज के 15। ठीक है। उसके बाद 50 जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करते हैं आपके ग्रुप पे। उसको किस तरह जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अगर आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया है या प्री इंजीनियरिंग करने के बाद आपने एडिशनल मैथ्स के पेपर्स दिए हैं, तो 20 एमसीक्यूज आपके फिजिक्स के आएंगे, 20 मैथमेटिक्स के आएंगे, 10 केमिस्ट्री के आएंगे। ठीक है। और 50 वो वाले और 50 ये 100 हो गए। इसी तरह कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स में के लिए जो है फिजिक्स के 20, मैथ्स के 10, कंप्यूटर के 20। ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स की जगह स्टेटिस्टिक्स लिया है, तो उनके पास स्टेटिस्टिक्स के 20 एमसीक्यूज आएंगे फिजिक्स की जगह। उसके बाद प्री मेडिकल ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स के 20 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के 10 और बायोलॉजी के 20 एमसीक्यूज आएंगे। कॉमर्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस मैथ्स है, उसके 20 एमसीक्यूज, 10 इकोनॉमिक्स के और अकाउंटिंग के 20 एमसीक्यूज। इसी तरह आर्ट्स के बैकग्राउंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स के जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, उनके इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है एक, जिसके 25 एमसीक्यूज आएंगे, और जनरल मैथ्स के भी 25 एमसीक्यूज आएंगे, 50 ये और 50 इंग्लिश, और जो ऊपर कंपलसरी बता दिए थे। ठीक है। तो ये आपके जो है टेस्ट पैटर्न है, ये तरीका है। अब बात आती है कि सर तैयारी कहाँ से करें, जनरल नॉलेज कहाँ से पढ़ें, एनालिटिकल रीजनिंग कहाँ से देखें। ठीक है। ये तो आपके इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें हो गई। अब एक मेन क्वेश्चन आता है कि यार इंजीनियरिंग में मैथ्स के एमसीक्यूज हैं, फिर जनरल साइंस या कंप्यूटर साइंस में भी मैथ्स के एमसीक्यूज हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है? और फिर यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि कॉमर्स वालों के स्टूडेंट्स के लिए भी बिजनेस मैथ्स है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो इन चीज़ों को भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितना मुझे आइडिया है आपको समझा दूँ। फिर यहाँ पर जनरल मैथ है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक आउटलाइन बनाई है इंग्लिश के लिए पहले। ठीक है। अब इंग्लिश में वोकेबलरी आती है, सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही यहाँ पर मैंने लिखे हैं जो आते हैं। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन एंड कंप्रीहेंशन है। उसके बाद एरर डिटेक्शन है, एरर फाइंड करना आपको आना चाहिए। रीडिंग कंप्रीहेंशन है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। टेंसेस हो गए, ठीक है, कौन सा टेंस है, फाइंड द टेंस, या जो है टेंसेस के क्वेश्चन आपके जो है एरर डिटेक्शन में भी आ सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन में भी आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको पता होने चाहिए कि बिटवीन, और एक और चीज़ होती है मिड। मिड, ठीक है, मिड या सेंटर, बिटवीन, इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। उसके बाद एट ऑफ, अबव, लाइक ऑन द टेबल, अबव द टेबल, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ इन द यूनिवर्सिटी, एट द यूनिवर्सिटी, डिफरेंस क्या है, कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ होगी, सिचुएशन के हिसाब से पता होना चाहिए। ठीक है। अंडर, इन, अंडर, बिलो। ठीक है। ये चीज़ें, ये प्रेपोजिशन है इनके। लाइक भाई अंडर और बिलो में क्या डिफरेंस है, ऑन द टेबल और अबव द टेबल क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से ये चीज़ें यूज़ होती हैं। और फिर लाइक लाइक प्रेपोजिशंस में ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ लाइक कोई एक वर्ड यूज़ होता है लाजमी। ठीक है। तो वो चीज़ आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रेपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने कवर करना है अच्छे से। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, क्लॉजेस, यूजेज ऑफ पार्टिकल्स, लाइक ए कहाँ पे यूज़ होगा, द कहाँ पे यूज़ होगा, ए कहाँ पे यूज़ होगा।
ठीक है, बहुत आसान चीज़ है। लाइक अ और द, पहले अ और द को मैं यहाँ पर, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं जो है ना पढ़ाना नहीं चाहता यहाँ पर, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यार यहाँ पर मैं लिखता हूँ अ, आई आई सॉ अ डॉक्टर। द डॉक्टर वाज इन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ए यूज किया है और यहाँ पर मैंने द यूज किया है। यहाँ पर भी डॉक्टर है, यहाँ पर भी डॉक्टर है। अब ए हम यहाँ पर यूज करते हैं जब हम किसी सिंगल उसकी बात कर रहे हो, चीज की। ठीक है, और जो है वॉवेल वॉइस ना हो, वॉवेल वॉइस के साथ हम जो है एन यूज करते हैं। ठीक है, वॉवेल वॉइस के अलावा हम जो है फिर द यूज करते हैं। लेट सपोज वॉवेल वॉइस क्या होता है भाई, ए ई आई ओ यू, ये है वॉवेल्स। ठीक है, वॉवेल वॉइस के साथ कोई वर्ड है जो भले ए आई ई ओ यू के साथ स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन उसका जो वॉइस है, फर्स्ट वर्ड उसका लेट सपोज कि साइलेंट है, उसका जो वॉइस है वो ए ई ए ओ उ इस तरह स्टार्ट हो रहा है, तो उसके साथ हम एन यूज करते हैं। बाकी वर्ड्स के साथ हम जो है ए यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए यूज किया है डॉक्टर के साथ, फिर अगेन मैंने डॉक्टर के साथ द यूज किया है। अब यहाँ पर द कब यूज करते हैं, कोई फेमस चीज हो, ठीक है, या इम्पोर्टेंट चीज हो। ठीक है, द कराची, अगर मैं कराची की बात कर रहा हूँ, ठीक है, द पाकिस्तान, द पाकिस्तान नहीं, द पाकिस्तान नहीं होता शायद। ठीक है, लेकिन जब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो हम द को यूज़ करते हैं। अब इस जो है मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एक मैंने डॉक्टर देखा, वो डॉक्टर, अब वो जिसका पहले ज़िक्र हो चुका है, ठीक है, उसी डॉक्टर की दोबारा बात जब हो रही है, तो तब हम जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, पहले इस डॉक्टर की हमने बात की, एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं हम, फिर उसी डॉक्टर उसी डॉक्टर की हम जो है दोबारा जब बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट हो गया। इम्पोर्टेंट ऐसे हुआ कि उसका जिक्र, वही जिसकी पहले बात हो चुकी है, उसी की उसकी ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो गया, तो इसलिए हमने उसके साथ द यूज़ किया। हाँ, तो इस तरह होता है कि लाइक द इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ यूज़ होता है, और और ए ए और एन, मैंने आपको बता दिया कि एन जो है वोवेल वॉइस के साथ यूज़ होता है, और ए जो है वो ऐसे यूज़ होता है जब सिंगल किसी चीज़ की हम बात कर रहे होते हैं। ए और ए सिंगल चीज़ों के साथ ही यूज़ होता है, लेकिन कब यूज होगा, एन कब यूज हो गया होगा वो बता दिया, और द कब यूज होगा, द इम्पोर्टेंट चीजों के साथ यूज होता है। और यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया कि पहले उसी चीज की बात हो चुकी है। अब अमेरिका के साथ ना द अमेरिका होता है, द, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं होता, द होता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं यार, लेट हो रही है। उसके बाद हमने क्या बोला,
टेंसेस हो गए, ये सारी चीजें होगी। यूजेज ऑफ आर्टिकल आपको आना चाहिए, चेंज द वॉइस आपको आना चाहिए, चेंज द नरेशन आपको आना चाहिए। चेंज द वॉइस जो है इसके क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी आए थे, उससे पहले भी आए थे। चेंज द नरेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन जो मुझे पास पेपर्स मिले हैं लास्ट ईयर के या उससे पिछले साल के, तो उनमें मैंने कोई जो है नरेशन का क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। तो ये चीज़ वैसा इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। उसके अलावा अब हम चलते हैं कहाँ पर, मैथ्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स ये ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में किया है। सेट्स एंड नंबर्स, नंबर सिस्टम, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन आपको आनी चाहिए। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, रूल्स ऑफ पावर्स आपको आने चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज आपको आनी चाहिए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन, लिमिट एंड फंक्शन, और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखे हैं। अच्छा, अब रूल्स ऑफ पावर्स की बात कर लेता हूँ, जिनको बहुत कम आती है। ठीक है, यहाँ पता नहीं कि यार रूल्स ऑफ पावर क्या होते हैं। यहाँ पर मैं, अच्छा मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन लंबा हो रहा था तो मैंने कट कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने उसमें ये चीज़ समझाई वीडियो में। भाई, एक जब आपके पास बेस सेम है और उसके उसके ऊपर पावर है कोई, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो पावर को हम जमा कर देते हैं। बेस क्या है यहाँ पर, ए क्या है, बेस है, और पावर क्या है, 2। और यहाँ पर क्या है, ए अगेन बेस है और पावर 3 है, और ये दोनों ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब हो रहा है। तो इसका जो पावर है, जो इसका आंसर है, वो आएगा ए पावर 5। 2 और 5 को आप कर दो जमा, जब मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम है तो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर इसी तरह, मैं एक और यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा ए स्क्वायर, क्योंकि पावर सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 हम इसके बेस ए है और पावर इसके ऊपर 1 है, 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो 1 और 1 ये ए स्क्वायर हो गया, ए पावर 2। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर ए स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाय ए पावर 3 है, तो हमने उसको कर दिया जमा ए पावर 5। इसी तरह एक और जो है रूल है कि पावर के ऊपर जब पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई होगा। पावर के ऊपर जब पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई होगा। लेट सपोज कि x पावर है 2, उसके पावर उसके ऊपर पावर है 3, तो पावर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर होगा 2 इंटू 3 6। पावर मतलब बेस आपने दे दिया x पावर 6। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिया मैंने कि 2 स्क्वायर उसके ऊपर पावर 2। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। 2 स्क्वायर उसके ऊपर पावर 2। ठीक है, ये डॉट डॉट को आप छोड़ दें। तो ये इस तरह सॉल्व होगा कि भाई ये बेस है, बेस के ऊपर पावर 2 है, फिर उसके ऊपर पावर 2 है, तो जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये वाला जो पावर है, ये पावर और ये पावर, ये 2 और 2 हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 2 पावर 4 हो जाएगा। तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर जो है 2 पावर 4 का 16 आएगा। अब 2 पावर 4 का क्या मकसद है, अच्छा 2 पावर 4 का मकसद ये है कि 2 को आप 4 मरतबा 2 के साथ मल्टीप्लाई करते रहो। 2 पावर 4 का मकसद ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जितना पावर है उतना मर्तबा उस चीज़ को आप मल्टीप्लाई करो। कैसे भाई, जैसे मैंने आपको ये बताया, a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a पावर 2। तो a के ऊपर पावर 2 है तो a को a के साथ 2 मर्तबा मल्टीप्लाई करो। इसी तरह 2 के ऊपर पावर 4 है तो 2 को 2 के साथ 4 मर्तबा मल्टीप्लाई करो। समझ आ रही है बात, इसी तरह। ठीक है, आगे चलते हैं। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स हो गए, रूल्स ऑफ पावर्स हो गई, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गई।
ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन, लिमिट एंड फंक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें लाजमी आपको आनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बेसिक मैथ्स की बात करते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो सीएस के हैं, और प्री इंजीनियरिंग के लिए भी ये है, और सीएस वालों के लिए भी है। ठीक है, बेसिक मैथ्स आपको लाजमी आनी चाहिए, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के, एज, परसेंटेज, ठीक है, अरिथमेटिक्स आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, रेशो एंड प्रोपोर्शन आपको आना चाहिए, वर्क बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक हो गई, बेसिक ज्योमेट्री हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गए, एवरेज और मीन एंड मीडियन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, बेसिक इक्वेशंस, सिंपल मतलब के सिंगल पावर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, सिंपल इक्वेशंस, जैसे एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इजी, बिल्कुल इजी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो भाई। इसमें सॉल्व करने में क्या है भाई, x की जो है ना वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू किस तरह निकलेगी भाई, यहाँ पर x है और यहाँ पर है 2x माइनस 5। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस x को ख़त्म करना है और यहाँ पर लेके जाना है। मतलब आप देखोगे कि भाई जो चीज़ यहाँ पर x है ना, आपको x को फाइंड करना है, तो x वाले जो टर्म्स हैं वो एक साइड पे कर दो, बाकी नंबर्स जो हैं वो दूसरी साइड पे कर दो। तो यहाँ पर 2x है, अब यहाँ पर x है, तो इस x को मैं अगर 2x मतलब राइट साइड ले जाऊँगा, तो वहाँ पर वो रिमूव हो जाएगा, मतलब 2x वहाँ, x वहाँ पर चली जाएगी तो माइनस होगा, यहाँ पर प्लस का है तो माइनस होगा। ठीक है, और ये जो 5 है इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आऊँ, क्योंकि मैंने x साइड पे नंबर्स एक साइड पे करने हैं और x वाले जो टाइम्स हैं वो एक साइड पे करने हैं। तो 5 को अगर मैं इस साइड पे लेके आऊँगा तो प्लस होगा, यहाँ माइनस का है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस होगा। अच्छा, ये प्लस और माइनस भी नहीं होता, मैं बताता हूँ कि ये होता क्या है। इक्वेशन है एक, ठीक है, इक्वेशन है ये बराबर है x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब हम क्या करते हैं कि भाई जो चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा वो चीज़ मुझे यहाँ पर भी ऐड करनी पड़ेगी, क्यों, इक्वल रखने के लिए। ठीक है, मैं, ये इक्वेशन एक मिली हुई है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यार मैं इस साइड पे ना 3 ऐड कर दूँ, फिर जब मैं 3 ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ पर भी 3 ऐड करना पड़ेगा ताकि इक्वल रहे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे इस साइड पे ना ये x नहीं चाहिए, मुझे ये वाली x नहीं चाहिए, मुझे जो है इस साइड पे ही x चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो x है इसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर एक माइनस x करूँगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे, जब मैंने लेफ्ट साइड पे माइनस x की, x ये वाली, ये मैंने रखी, माइनस x मैंने की, ये कहाँ से आई माइनस x, भाई मैंने की। ठीक है, और ये प्लस एक्स प्लस 3 जो है सेम मैंने रखा। अब ये माइनस एक्स मैंने क्यों रखी, माइनस एक्स भाई मैंने इसलिए रखी क्योंकि मुझे ये एक्स नहीं चाहिए, उसके लिए मैंने उसको ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पर ये रखी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर रखी तो मैंने राइट साइड पे भी ये रखनी है ताकि इक्वेशन इक्वल रहे, तो मैंने 2x दिया, यहाँ पर ये सेम, ये आ गया। अब यहाँ पर ये माइनस एक्स रखी है तो इस साइड पे भी मैंने यहाँ पर माइनस एक्स रखी। ठीक है, उसके बाद माइनस 5 मैंने सेम रखा। अब माइनस एक्स यहाँ पर क्यों रखी, यहाँ पर इसलिए रखी क्योंकि यहाँ पर रखी है, और यहाँ पर क्यों रखी है लेफ्ट साइड पे इसलिए क्योंकि मुझे ये वाली एक्स नहीं चाहिए, उसके लिए इसको ख़त्म करने के लिए मैंने ये वाली एक्स माइनस कर दी। ठीक हो गया, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है तो कमेंट कर देना कि हाँ भाई समझ आ रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये एक्स जो है इस एक्स में हो गया ख़त्म, कैसे हुआ ख़त्म वो भी बता देता हूँ, ऐसे नहीं करो। ठीक है, ये एक्स, ये एक्स जो है, अबे यार, इस एक्स, इस माइनस एक्स में खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा,
यहाँ पर बचा हमारे पास सिर्फ 3। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2x है, राइट साइड पे -x है, दो में से एक खत्म करो, एक को काट दो, बाकी क्या बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, और -5 जो है ये -5 हमने रखे। यहाँ पर क्या बचा, 3, 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया, ये वाला, ये भाई। ठीक है, इज इक्वल की साइन दी, और यहाँ पर 2x - 1 एक एक्स बची, तो एक एक्स हमने लिख दी, और -5 बचा, तो -5 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद ये हुआ कि ये 3 जो है ना, ये 3 यहाँ पर है। अब मुझे क्या है, मुझे ये नंबर यहाँ पर नहीं चाहिए 5, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो ये -5 जो है ना, इसको मैंने खत्म करना है। तो -5 खत्म करने के लिए मुझे इसका इन्वर्स चाहिए होगा, एडिटिव इन्वर्स। आपने पढ़ा होगा एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यहाँ पर भी हमने एडिटिव इन्वर्स लगाया था। तो -5 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या होगा, +5। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है भाई, अपोजिट, एड का, एडिशन वाला अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पर ये -5 खत्म करने के लिए यहाँ पर मैं ले आया +5। अब राइट साइड पे +5 ले रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड पे भी लेके आना चाहिए, तो मैं 3 +5 कर दिया। यहाँ पर भी 5 किया। अब यहाँ पर 5 क्यों किया भाई, वही अगेन दोबारा क्वेश्चन भाई, यहाँ पर 5 इसलिए किया लेफ्ट साइड पे क्योंकि मुझे राइट साइड पे +5 किया। तो इक्वेशन को इक्वल रखने के लिए जो चीज़ मैं राइट साइड पे ऐड करूँगा वही चीज़ मैंने लेफ्ट साइड पे भी ऐड करनी है। ठीक है, अब लेफ्ट राइट साइड पे क्यों ऐड की, राइट साइड पे इसीलिए ऐड की क्योंकि मुझे ये -5 क्वेश्चन नहीं चाहिए, ये -5 नहीं चाहिए मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर मुझे सिर्फ x चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, इसलिए -5 को ख़त्म करना है, उसके लिए मैंने +5 लेके आया, क्योंकि -5 और +5 खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये -5 +5 में खत्म हो गया, यहाँ बचा हमारा x, और लेफ्ट साइड पे क्या हुआ, 3 + 5, 3 + 5 8। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हुई, 8। सिंपल सा, और समझाने में टाइम लगा नहीं तो लाइक 2 सेकंड लगेंगे करने में। ठीक है, तो इस तरह आप इसको सॉल्व करते हो। जिन लोगों को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती या बिल्कुल भी जहर लगती है, उन लोगों के लिए इजी इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके आपको समझाया। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। आ, यहाँ पर आ जाओ आप। ठीक है, बेसिक बेसिक बेसिक, यहाँ पर है हम। क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। बेसिक ज्योमेट्री हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गए, एवरेज हो गई, मीन एंड मीडियन हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री हो गई, और अलजेब्रा हो गई, और इक्वेशंस हो गई। ठीक है, ये आप क्या गई, सीएस और बेसिक उसके लिए। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज के क्वेश्चंस आपके मोस्टली प्रॉफिट लॉस और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब जो बिजनेस मैथ्स है ना, बिजनेस मैथ्स में भी इस तरह के परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और कि भाई मैंने एक पेन खरीदी 50 रुपए में, उस पेन पे मैंने 10% का प्रॉफिट रखना है, 10% का मैंने प्रॉफिट रखना है और मैंने बेचना है। तो बताओ कि मैं कितने रुपए में बेचूं ताकि 10% मुझे जो है प्रॉफिट हो। ठीक है, या फिर जो है इस तरह के क्वेश्चंस के एनुअल मुझे प्रॉफिट चाहिए किसी चीज़ पे, तो साथ लाइक एनुअल प्रॉफिट मेरा 20% है। ठीक है, तो मुझे 3 साल में कितना प्रॉफिट होगा, और बट्स लाइक प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट, लाइक मैंने जो है कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, या मैंने लोन लिया, लोन ऊपर लोन, लोन के ऊपर लोन, इसका भी एक नाम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, और इसका फार्मूला भी होता है कि लाइक आपने लोन लिया, लोन लिया आपने 1 महीने के लिए। ठीक है, 1 महीने में आपने वापस करना है, उस पर 10% आपका लोन होगा, आप 10% लोन दोगे। अब जब 1 महीना खत्म हो गया तो जो लोन आपने देना है, लाइक मैंने लेट सपोज के 7,000 लिए,
10% उस पर मैंने लोन देना है, तो 7,700 में 1 महीने के बाद दूंगा। अगर 1 महीने के बाद में नहीं देता तो जो 700 है उसके ऊपर भी मुझे लोन लगेगा। कितना? 10% अगले मंथ। तो इस तरह के क्वेश्चंस कि लाइक भाई आप 5 साल के बाद दे रहे हो या 3 मंथ के बाद दे रहे हो। लाइक मैं 1 मंथ के लिए लिया है, लेकिन मैं 3 मंथ के बाद दे रहा हूँ, तो मुझे कितना देना पड़ेगा? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये बिजनेस मैथ्स और बिजनेस मैथ्स के लिए बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। मैं भी उसमें आए इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा उनको पता होगी क्योंकि उन्होंने पढ़ा है बिजनेस मैथ्स वगैरह। ठीक हो गया। उसके बाद लाइक परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, और ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वीडियो मेरा जो है लंबा ही हो रहा है भाई। इसमें एज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एज बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के? लाइक मेरी एज जो है, लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सन की जो एज है वो फादर से डबल पे है। सॉरी, सन फादर की जो एज है वो सन से डबल है, ट्वाइस है। 5 साल के बाद फादर की जो एज है वो सन से 5 साल बड़ी है। ठीक है, तो फादर की करंट एज बताओ या सन की करंट एज बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस। अब इसको सॉल्व करवाऊँ तो मैं सॉल्व करवा सकता हूँ क्योंकि मैंने जहन में ये क्वेश्चन बना लिया, पूरा क्वेश्चन बना लिया, तो मैंने उसको सॉल्व भी कर लिया। लेकिन मैं अभी करवाऊँगा नहीं, वीडियो लंबा हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं रिलेशन बेस्ड कि भाई ए बी का बाप है और बी सी की बहन है, तो बताओ कि सी और डी, लाइक डी और सी जो है, लाइक आप ये कह लो कि बहन भाई हैं, तो बताओ कि डी और बी का क्या जो है रिलेशन है। इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है। उसके बाद इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लाइक आपको ग्राफ दिया हुआ होता है, ठीक है, 2-3 ग्राफ दिए हुए होंगे और पूछेगा कि अगला ग्राफ क्या होगा। मतलब कोई बॉक्सेस दिए हुए हैं और नेक्स्ट बॉक्स आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च करके भी आपको दिखा देता हूँ कुछ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर लिया। अच्छा, यहाँ पर इमेजेस में मैं चला जाता हूँ। अरे यार, तो ये ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इस तरह का क्वेश्चन भाई, ये डब्बा दिया हुआ है एक, फिर उसके बाद दूसरा डब्बा है, तीसरा डब्बा है, चौथा डब्बा है, 5वें डब्बे पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद छठा डब्बा है। अब 5वें क्वेश्चन जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर कौन सा डब्बा आएगा? ए बी सी डी ई एफ। तो ये एक पैटर्न है। ठीक है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन मार्क वाले डब्बे पे क्या आएगा, इस तरह के आपको क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। ठीक है, इमेज या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ गए। सीक्वेंस बेस्ड किस तरह के? लाइक ये मैंने सीक्वेंस यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दी हुई है, ए कामा सी कामा ई। अगला जो है क्या जो है आएगा। ठीक है, तो भाई इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि बी को छोड़ के फिर सी दे दिया, फिर डी को छोड़ के ई दे दिया, तो आगे क्या होगा? एफ को छोड़ के जी आएगा। ठीक है, एक पैटर्न आ गया, एक सीक्वेंस आ गई। आगे इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। वन वन 1/2 1/4, तो अगला क्या होगा? 1/8। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ये मैंने बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको बताए हैं, लेकिन वहां पर बहुत मुश्किल आते हैं, ये दिमाग घूम जाता है। इसी तरह आपको ये बोला जा सकता है ए बी सी डी इज एज 1 2 3 4, तो पी क्यू आर एक्स इज एज। ठीक है, तो आप ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लेगा और आप कर लोगे आसानी से। मतलब एक पैटर्न आ गया कि भाई ए बी सी डी का कोड जो है 1 2 3 4 है, तो पी क्यू आर एक्स का क्या जो है कोड होगा? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो उसका कोड क्या होगा? तो ये आप आराम से कर सकते हो।
तो इस तरह के क्वेश्चंस एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं। अब यहाँ की तैयारी कहाँ से करें भाई? तैयारी आप फास्ट और नस्ट के पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी जो है तैयारी हो जाएगी, एक दिमाग शायद आपका खुल जाए। ठीक है, उसके बाद हम जीके की बात कर लेते हैं। लाइक ये फास्ट और नस्ट के मैंने जो है यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जीके। भाई जीके इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, पिछले 2-3 महीने में क्या हुआ है। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। और लाइक मैंने अपनी टेस्ट जो प्रैक्टिस टेस्ट में कंडक्ट करता हूँ एप्टीट्यूड टेस्टिंग सर्विस के प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पर भी मैंने जो है इसके क्वेश्चंस दिए थे। लास्ट ईयर भी दिया था, उससे पिछले साल भी दिया था, और इवन सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर वाला लगा था। लास्ट ईयर मैंने क्या क्वेश्चन दिया था? मैंने क्वेश्चन दिया था कि करंट president of Pakistan as of 2024, who is the current president of Pakistan as of 2024? और ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन इस तरह आया था, करंट प्रेसिडेंट 2024 में आसिफ अली जरदारी था। ये सेम क्वेश्चन इस तरह आया दाऊद की टेस्ट में। स्टूडेंट्स ने बताया कि आसिफ अली जरदारी इज द ब्लैंक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 11th 12th 9th 10th इस तरह के ऑप्शंस थे। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन इस तरह आता है। उसके बाद नेशनल एंड प्रोविजनल जो स्पीकर्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। नेशनल असेंबली का स्पीकर कौन है, प्रोविजनल असेंबली का, सिंध असेंबली का कौन है। ठीक है, इसी तरह गवर्नर्स हो गए कि भाई सिंध का गवर्नर कौन है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पंजाब का गवर्नर कौन है, अ, ये चीज़ें हो गई। लाइक सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, के खैबर पख्तूनख्वा सारी। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का बॉर्डर, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि भाई पाकिस्तान की मैप और बॉर्डर आपको पता होना चाहिए। ये 2 मरतबा क्वेश्चन आ चुका है। 2023 में भी आया था कि साउथ में क्या है और या ईस्ट में क्या है, या जो है इसी तरह लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान अपनी लार्जेस्ट जो है बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखो। उसके बाद मार्शल लॉ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मार्शल लॉ कब लगे हैं, किसने लगाए हैं, क्यों लगे हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। वर्ल्ड वॉर 3 का एक क्वेश्चन था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, लास्ट ईयर एक ये क्वेश्चन आया था। तो मार्शल लॉ कब लगा था पाकिस्तान में, ये इंपॉर्टेंट है। रिवर्स और डैम्स और रेलवे ट्रैक्स, इनके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लाइक पाकिस्तान में कौन कौन सी रिवर्स है, पाकिस्तान में रिवर्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डैम्स, अब क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट डैम एज ऑफ लाइक वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा कौन सा डैम है जिस वॉल्यूम के हिसाब से, जिसमें ज़्यादा वाटर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट रिवर्स या जो है लार्जेस्ट डेजर्ट्स, लार्जेस्ट माउंटेन्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे वो दिए हुए हैं। रिवर्स, डैम्स, रेलवेज। रेलवे का क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट रेलवे कौन सी है, या उसका जो है अ, कितना कितना किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई लॉन्गेस्ट कितने किलोमीटर है और कौन सी है ट्रैक, लाइक कराची से लेकर कहाँ तक है फॉर एग्जांपल। उसके बाद एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स, इसके क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन क्योंकि मैंने एक वो कर लिया है कि भाई रेलवे ट्रैक से आ रहे हैं। हाईवेज आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो हाईवेज हैं वो कौन कौन से हैं। लाइक सखर, मुल्तान मोटरवे का क्या नाम है। ठीक है, ये रोड्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स भी आप याद कर लो कि भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरपोर्ट कौन सी है, सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद सीपेक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीपेक का। ठीक है, सीपेक आपको पता होने चाहिए। सीपेक क्या है, सीपेक का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद
सीपेक कौन कौन सी कंट्रीज के दरमियान है, उसका मेन गोल क्या है, इस टॉपिक को आप पढ़ लो भाई। ठीक है, ये मैं अपनी टेस्ट में भी देता हूँ और क्वेश्चन आता भी है दाऊद की टेस्ट में। उसके बाद ओशंस हो गए, ओशंस के नाम और कौन सा ओशन, कौन से ओशन का दूसरा नाम कौन सा है, लाइक ब्लू ओशन या ग्रीन ओशन, लेट सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप देख लेना, ओशंस के हवाले से आपको पता होना चाहिए। माउंटेन्स, पाकिस्तान की और दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, दुनिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, पाकिस्तान में, या पाकिस्तान की जो माउंटेन्स हैं वो कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी हैं, और उनकी बेसिकली वो किसके साथ, कौन से क्यों फेमस हैं, या कौन से जो है सूबे में है, या कौन से जो है, मतलब इस तरह आप समझ लो कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छा, माउंटेन को अभी छोड़ के मैं एक और मेरे पास वो क्वेश्चन आ गया है डैम का, कि एक क्वेश्चन आया था कि फलां डैम जो है वो कौन से रिवर पे है, किसी कुछ डैम का नाम था और वो कौन सी रिवर पे बना हुआ है। तो इसी तरह माउंटेन्स के क्वेश्चंस भी, कि भाई ये माउंटेन जो है ये कौन सी एरिया में है, या कौन से मुल्क के साथ ये कौन से मुल्क में है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, या कौन से मुल्क के साथ शेयर हो रहा है, पाकिस्तान का माउंटेन है लेकिन कौन से मुल्क के साथ वो शेयर हो रहा है। ठीक है, उसके साथ डेजर्ट्स हो गए, क्वेश्चन आया था एक, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, उसका नाम क्या है। ठीक है, वर्ल्ड के भी देख लो, पाकिस्तान के भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें तकरीबन क्लियर कर दी हैं। टेस्ट डेट भाई आपकी जो है जुलाई 20 है, और ये सारी चीज़ें ओके। अब बात करते हैं कि भाई स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 4 दिन बचे हैं, हम किस तरह तैयारी करें इसकी। अच्छा, फिजिक्स के, भाई फिजिक्स का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिक्स में आपके यूनिट्स आते हैं। ठीक है, यूनिट्स हो गए, और सेकंड चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको वेक्टर्स को समझ लेते हो तो आपकी ना समझ लो कि आधी इंग्लिश, आधी जो फिजिक्स है वो आपको आ जाएगी, क्योंकि आधी इंग्लिश, आधी जो फिजिक्स है वो आपकी वेक्टर पे डिपेंड करती है। आप कहीं पर भी चले जाओ, एनर्जी वाले चैप्टर में चले जाओ या मोशन इन टू डायमेंशन में चले जाओ, वहाँ पर आपके वेक्टर्स ही तकरीबन यूज हो रहे होते हैं। फोर्स में चले जाओ, ठीक है, वेक्टर्स ही यूज हो रहे हैं। तो वेक्टर्स वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स, मोशन, ठीक है, मोशन इन टू डायमेंशन, एक में जो है बाल को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है, मैंने ऊपर फेंका इतनी स्पीड के साथ या इतनी एक्सीलरेशन के साथ, तो बताओ कि कितने सेकंड में वो नीचे पहुंचेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस, और लाइक फार्मूलाज कभी कभी आ जाते हैं कि फोर्स का फार्मूला क्या है, पावर का फार्मूला क्या है, पावर की जो है यूनिट क्या है, वेट का यूनिट क्या है। ठीक है, टेस्ला जो है किस चीज़ का यूनिट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस, और यूनिट कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, लाइक यूनिट कन्वर्जन के 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, या 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। जस्ट सिंपल सिंपल आइडियाज़ दे रहा हूँ, लेकिन थोड़े मुश्किल आते हैं। 1 सेंटीमीटर आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जब एक मीटर का पता होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप अगर कोई 10 मीटर बोले या 20 बोले या 50 बोले, आप आसानी से बता सकते हो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद वेक्टर हो गए। अ, आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई which one of the following is not a vector, which one of the following is a vector, या which one of the following is a scalar। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, डिफरेंस क्या है उनमें। उसके बाद जो है
यूनिट वेक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मोशन और लाइक उसमें हम आ जाते हैं जब वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इनकी जो 3 इक्वेशंस है वो आपको पता होनी चाहिए मोशन की, ठीक है। याद होनी चाहिए। इस इनके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह सेकंड चैप्टर में आप चले जाओ, सेकंड ईयर में चले जाओ, ठीक है। वहाँ पर क्वेश्चंस इस तरह आ सकते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम्स जो है, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, थर्मोडायनामिक, थर्मल और नहीं, मुझे एक मिनट में याद कर लूँ। हाँ, यही हो गया कि आपको जो है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आने चाहिए, ठीक है, थर्मल इक्वेशंस, और उसके अलावा सेकंड चैप्टर में आपके सर्किट्स आ जाते हैं, कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिविटी, इनके जो है यूनिट्स क्या है या इनकी साइंस क्या है या इनके फार्मूलाज क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और अ, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक और चीज़ थी कि एक मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, लेकिन मुझे मेरे जहन में है लेकिन मुझे प्रॉपरली याद नहीं आ रहा। तो मैं वो, अगर मुझे अगले वीडियो में मैं जब पास्ट पेपर सॉल्व करवाऊँगा तो उसमें अगर याद आ गया तो मैं बता दूँगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है, बस यहीं पर मैं एंड करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ कि भाई, अब इतने सारी चीज़ें हैं ना, इतनी सारी चीज़ें सर आपने बता दी हैं, अब सॉल्व किस तरह करें, किस तरह वो करें, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ये चीज़ बता देता हूँ। भाई देखो, 4 दिन बचे हैं। आप देखो कि आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि एटलीस्ट दो सब्जेक्ट्स कौन से जिसमें 20 या 25 एमसीक्यूज है, वो आपके ऐसे होने चाहिए कि भाई आप 100% आपको यकीन होना चाहिए खुद पे कि हाँ भाई मैं इसमें 100% मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे ये चीज़ आती है। कोई भी 2 सब्जेक्ट्स ऐसे ले लो, चाहे वो अगर प्री इंजीनियरिंग के हो तो फिज़िक्स और मैथ्स ले लो, फिज़िक्स और इंग्लिश ले लो, इंग्लिश और मैथ्स ले लो, ठीक है। कोई भी 2 सब्जेक्ट्स ऐसे जिसमें 20 या 25 एमसीक्यूज़ हैं, उसमें आपको ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं 25 में से 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के मैं कर लूँगा, सही होंगे, ठीक है। या 20 में से 20 क्वेश्चंस मैं सही कर लूँगा, फिर चाहे 1 या आधा गलत हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनमें आपकी 100% तैयारी हो, आप फुली प्रिपेयर्ड हो। मतलब लाइक अगर मैं लूँ कि भाई 45 क्वेश्चंस, 45 में अगर आप 43 भी लेते हो ना, 43 को छोड़ो 40 भी लेते हो, तो मतलब कि एक अच्छा जो है ना ये हो जाएगा। उसके अलावा बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स बचे हैं, वो ऐसे सब्जेक्ट्स बचते हैं जिसमें से एक मेजर भी है, बाकी माइनर है, मतलब मार्क्स उनकी कम है। तो एक जो दूसरा रह गया 20 मार्क्स वाला या 25 मार्क्स वाला, वो ऐसा होना चाहिए कि भाई उसमें आपको एवरेज आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसमें निल लो, एवरेज आपको आनी चाहिए। मतलब कि अगर आप इंग्लिश आपकी सही है, ठीक है, उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स, अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हो तो उनके लिए बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेडिकल का है तो वो बायोलॉजी को देखेगा, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स, मतलब मैथ्स भी आपको आ गई तो उसके बाद आप फिजिक्स को पकड़ो, उसके बाद आप केमिस्ट्री पे नहीं जाओ, उसके बाद आप फिजिक्स को पकड़ो। अगर आपको फिजिक्स नहीं आती तो आप फिजिक्स को टाइम दो, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके फिजिक्स को टाइम दो, उसको समझो, क्योंकि वहाँ 20 एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप 4 दिन में से 2 दिन उसको दोगे तो 20 एमसीक्यूज़ में से चांस है कि भाई 15 सही हो जाए या चलो 12 सही हो जाए। लेकिन आप अगर वही 2 दिन केमिस्ट्री को दोगे तो आप 10 से बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि 10 मैक्सिमम 10 है, और लाजमी नहीं कि आप 10 में से 10 कर लो, ये लाजमी नहीं है, ठीक है। तो एक चांस मतलब कि थोड़ा कम हो जाता है वहाँ पर। तो ऐसे सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दो जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और वो आपको ज़्यादा आना चाहिए। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग, अब टेस्ट के हवाले से गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने
सबसे पहले आप जनरल नॉलेज का सेक्शन करो या इंग्लिश का करो या ऐसा सेक्शन करो जिसमें आपको लगता है कि यार ये ना आपको 100% आता है और आप इसमें मिस्टेक नहीं करोगे और टाइम नहीं लगेगा। जीके के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि भाई आपको या तो आता है या तो नहीं आता। अगर कोई चीज़ पूछ ली कि भाई जो है दुनिया का सबसे जो है बड़ा डेजर्ट कौन सा है? अब या तो आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा, 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, अगर आपको पता होगा तो आप कर लोगे, नहीं पता होगा तुक्का मारोगे या छोड़ दोगे, ठीक है? लेकिन छोड़ देने से अच्छा है कि आप तुक्का मारो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, ठीक है? तो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, तुक्का मार लो, ठीक है? उसके बाद क्या हो गया कि मतलब आपने पूरा वो सेक्शन कर लिया, आपको अगर नहीं आता तो आप कर लोगे, मतलब तुक्का मारते जाओ। एक वो बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं हो कि आप तुक्के पे चल रहे हो, ठीक है? फिर उनका जो है ना बहुत बुरा हाल होता है, वो 20 मार्क्स भी नहीं ले पाते हैं। तो मतलब आपको आना चाहिए, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हो गई कि भाई एनालिटिकल रीजनिंग आप कर लो। अब एनालिटिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है ना वो आपने सबसे आखिर में करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम लेते हैं। तो पहले आप ऐसे एमसीक्यूज करो जो आपको बहुत आसान लगते हैं और जो है आपको लगता है कि भाई ये टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है। लाइक अगर आप मैथ्स में आ गए या फिजिक्स में आ गए, फिजिक्स में अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई फोर्स का फार्मूला बताओ और ऑप्शन दिया हुआ है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एम इज इक्वल्स टू एफ ए, ठीक है? या डिफरेंट उसके जो है वो आ गए, तो आप क्या करोगे भाई? आपको अगर पता होगा फ़ौरन हो रहा है, आपने ऑप्शन टिक कर लिया, ठीक है? लेकिन वहीं पर अगर आपसे कोई जो है इक्वेशन दी हुई है और बोल रहा है कि भाई मैं एक चीज़ को जो है इतने मास और इतनी इतनी जो है उसका मास है या इतना वेट है और उसको जो है मैं इतनी एक्सीलरेशन के साथ में उसको पुश कर रहा हूँ, तो उसका फ़ोर्स बताओ कि उस पे कितना फ़ोर्स मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो भाई उसमें ज़ाहिर बात है आधा मिनट भी लग सकता है। अगर आप बहुत कैलकुलेशन में हाई लेवल के हो तो आधा मिनट तो लगेगा ना, या 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। तो फिर आपने क्या करना है, उसको स्किप कर देना है, आगे चले जाना है। या आपको लगता है कि भाई इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे लाइक ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर आप उसको फ़िलहाल छोड़ दो। ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस पहले फ़ेज़ में करते जाओ जो आपको देखने से आपको पता है कि भाई ये ना टाइम नहीं ले रहा, ये मैं देखकर मैं बता सकता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या है। जैसे मैंने जीके का मैंने आपको बताया कि या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा। तो पहले फ़ेज़ में आप ऐसे क्वेश्चंस कर जाओ जो आपको पता है कि भाई मतलब कि ये अ, बिल्कुल आसान है और आप देखकर बता सकते हो उस क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है? उसके बाद फिर सेकंड फ़ेज़ करो। सेकंड फ़ेज़ ऐसा करो कि भाई जो आपको क्वेश्चंस थोड़े थोड़ा टाइम टेकिंग है, लाइक आधा मिनट या 1 मिनट कैलकुलेशन हल्की-फुल्की है, ठीक है? वो आपने वो क्वेश्चंस कर लिए। जब वो क्वेश्चंस कर लिए उसके बाद जो है आप थर्ड टाइम जो है पूरा पेपर करो। लाइक उस थर्ड फ़ेज़ में आप ऐसा करो कि जो आपसे 2 मिनट से ज़्यादा जो क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है? उसमें एनालिटिकल रीज़निंग के ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे या कोई मैथ का ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आप फँस चुके होंगे पहले, 2 मिनट्स में आपसे नहीं हुआ होगा, ज़्यादा टाइम ले रहा था तो आपने उसको स्किप कर दिया, बाद में आप करेंगे, ठीक है? तो थर्ड फ़ेज़ में फिर वो क्वेश्चंस करो, जो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चंस जो है ना टाइम टेकिंग है। थर्ड फेज़ में वो क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो इस तरह अगर आप टेस्ट में इस तरीके को फ़ॉलो करो कि भाई पहले फेज़ में बिल्कुल आसान-आसान क्वेश्चंस कर लो, जो नज़र पढ़ के आपको ना पता चल गया कि भाई इसका आंसर ये है। सेकंड फेज़ में आप ऐसे क्वेश्चंस करो जो 1 या डेढ़ मिनट या 2 मिनट लेते हैं और थर्ड फेज़ में आप ऐसे क्वेश्चंस करो जो अ, बिल्कुल आपको लगता है कि यार उनमें ना 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब 2 मिनट से कम टाइम में वो नहीं होंगे। थर्ड फेज़ में आप ऐसे क्वेश्चंस करो तो वो आप आसानी से कर लोगे। तो इसी तरह आपका पूरा पेपर भी हो जाएगा और टाइम भी आपका वहाँ पर मैनेज हो जाएगा। और रही बात कि तैयारी करने की टाइम मैनेज इस तरह करें कि 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आप 100% एक्सपर्ट हों। 20 में से अगर आप 18 क्वेश्चंस कर लेते हैं सही, 18, 19, 20 तो बेस्ट हो जाएगा। और इसी तरह बाकी एक
सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपका अबव द एवरेज होना चाहिए, मतलब 20 में से आप 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, 15 नहीं, चलो आप 13 क्वेश्चन सही कर लेते हैं 20 में से, एक सब्जेक्ट में से, लेकिन दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके हाई लेवल के हैं, मतलब 45 में से वहाँ आपने जो है 25 और 20, एक सब्जेक्ट 25 वाला, एक 20 वाला, 45 में से आपने 45 आपने सही किए हैं। फिर एक ऐसा है जिसमें से 20 में से आपने जो है 13 सही कर लिए, 45 और 13 ये हो गए 58, ठीक है। बाकी क्या बचा, बाकी बचा 10 एनालिटिकल रीजनिंग के। अब लेट सपोज आप एनालिटिकल रीजनिंग के 10 में से 5 क्वेश्चन सही करते हैं, 63 हो गए, ठीक है। इसी तरह मतलब हाफ मैंने लिया है कि 63। इसी तरह जनरल नॉलेज भी लेट सपोज आप हाफ कर लेते हो, लाइक 15 में से आप 8 सही कर लेते हो, 7-8, ठीक है। तो 63 और 7 ये हो जाएंगे 70। तो इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं और इस तरह से आपके नंबर्स आते हैं तो आप 70 तो आराम से कर लेते हो, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेटजी ऐसी, लाइक ऐसा हो जबकि आप 100% उसमें एक्सपर्ट हो। अच्छा, केमिस्ट्री को तो मैंने काउंट ही नहीं किया है। अब केमिस्ट्री भी आप काउंट कर लो कि भाई आपकी केमिस्ट्री भी बहुत वीक है, मतलब आप जो है ना बहुत वीक है, तो 10 एमसीक्यूज इसके भी हैं, तो 71, और लेट्स सपोज कि आप केमिस्ट्री में 6 क्वेश्चंस करते हैं, तो 71 और 6 76 7 हो जाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी को आप अगर फॉलो करते हैं तो आप जो है आराम से 75 से अबो जा सकते हैं। तो गैस इसी तरह जस्ट मैंने इस प्री इंजीनियरिंग वालों के उस पे सब्जेक्ट्स पे मैंने वो किया है, एग्जाम्पल दिया है। आप कंप्यूटर साइंस के हो तो आप उस उन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दो, अगर आप मेडिकल के हो तो उन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दो, कॉमर्स या आर्ट्स वाले हो तो फिर आप देख लो कि आपके लिए कौन से सब्जेक्ट्स के ज़्यादा नंबर्स हैं और उन सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटी दो। तो गैस ये स्ट्रेटजी थी और आई होप कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से समझ आया होगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, और नए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मैं सॉल्व करवाऊँगा आपको लास्ट ईयर के पास पेपर्स। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो दाऊद यूनिवर्सिटी का इस साल की टेस्ट दे रहे हैं, और उसके साथ साथ आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि यार सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।